ब्रिगेडियर विजय सागर जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है फोन कॉल के जरिए से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना विजय जी आपसे यही चाह रहा हूं मैं, 2-3 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में एलओसी पर बिना उकसावे के सीजफायर किया था, हथियारों से गोलीबारी की गई थी, यानी आज भी फायर वहां पर हुआ है। हमारी सेना ने उनको जवाब भी दिया बराबरी से। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है विजय जी? ऐसे सीजफायर को किस तरह से लिया जाना चाहिए? देखिए, सीज फायर जो है ये जिसकी वायलेशन कोई नई बात नहीं है। हालांकि हमारा उनके साथ सीज फायर का एग्रीमेंट है बंद करने का, परंतु जब 22 अप्रैल से जब से ये वाकया हुआ है तब से हर रोज सीज फायर वायलेशन हो रही हैं। कि खाली 2-3 तारीख की रात को नहीं हुई है, हर रोज अभी तक 55 सीज फायर वायलेशन हो चुकी हैं 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और ये सीज फायर वायलेशन इनफैक्ट दो वजह से होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया कभी भी उनके ऊपर मिलिट्री अटैक कर सकता है, तो वो इसीलिए उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अपनी जो डिप्लॉयमेंट है ट्रुप्स की वो भी एक हॉट वॉर सिनेरियो में कर दी है। वो नॉर्मल पीस टाइम सिनेरियो नहीं रहा है, वो उसको चेंज कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतने डरे हुए हैं, उनको इतना यकीन है कि इंडिया ने काइनेटिक एक्शन लेनी ही लेनी है। जहां अगर उनके बंकर्स के सामने या उनकी डिफेंसेस के सामने कहीं पे कोई जानवर भी कहीं से गुजरता है, कोई हरकत होती है, तो वो गोली खोल देते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी तक ये सब स्मॉल आर्म्स तक ही सीमित है, क्योंकि उनको इतना डर सताया हुआ है। उनको लगता है कभी भी कहीं पे भी कोई हरकत होती है या कोई भी आवाज आती है या कोई मोशन दिखती है किसी भी चीज की, लगता है पाकिस्तान इंडियन आर्मी उनके ऊपर अटैक करने आ गई है। तो एज ए डरे हुए वो अपने मैगजीन्स खोल देते हैं, अपने स्मॉल आर्म्स खोल देते हैं, ऑटोमेटिक्स खोल देते हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स जब वो खोलते हैं तो उनको बिफिटिंग रिप्लाई भी मिल आता है इधर से। भारत की फौज को बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं कि जो बिफिटिंग रिप्लाई दीजिए, यानी कि प्रोपोर्शनेट रिस्पांस देना है। ये नहीं है कि अगर उन्होंने स्मॉल आर्म्स खोला है तो हमने आर्टिलरी फायर खोलना है, ऐसा भी हमने नहीं किया है। आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। और दूसरा कारण ये है कि जब उन्होंने अपने ये इनके टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना होता है तो तब वो चाहते हैं कि, हालांकि भारत ने फेंसिंग लगा रखी है, पूरी सर्वेलेंस भी पूरी है, तो और वो क्या चाहते हैं कि जब आप वो फायरिंग करते हैं ताकि आप बंकर में आप अपने हेड को नीचे करें, ताकि ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर दूर हो जाएं और वो जो इलाका है जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्रोकन ग्राउंड है या फॉरेस्टेड एरिया है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक आधा आदमी रात के अंधेरे में निकल सकता है बारी बारी करके। तो इस तरीके से ये 2 कारण है। और बड़ा कारण ये है कि इस वक्त उनके दिमाग में 100% श्योर है कि इंडिया ने उनके ऊपर अटैक करना ही करना है। तो जरा सा भी कहीं शक या शुबा उनको होता है तो वो फायर खोल देते हैं और भारत की फौज जो है उसको इक्वल रिस्पॉन्स देती है। बिल्कुल उकसावे वाला नहीं है ये, वो खौफ वाला सीज फायर है कि कहीं कोई बड़ा एक्शन ले लिया ना जाए हम पर, उससे पहले वो अपने डिफेंस में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक और चीज विजय जी आपसे से जानना चाहूंगा, इंडियन नेवी ने 30 अप्रैल से 3 मई तक लगातार 4-5 दिन तक गुजरात के पास अरब सागर में जंग का अभ्यास किया। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेस वे पर जनरेशन 4 के विमान रात में भी ऑपरेशन करते नजर आए। इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस रफाल ने की, सुखोई ने की, जगुआर उसमें शामिल था। टचडाउन प्रैक्टिस लगातार वहां पर चली और आर्मी भी लगातार अपने ऑपरेशंस कर रही है, सेना को भी फ्री हैंड दिया हुआ है। ऐसे में चीजें साफ नजर तो आ रही है, आप इस पर अपना नजरिया डालिए जरा। देखिए, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तीनों जो हैं वो अपने पूरे ऑपरेशंस कर रही हैं, खुल के कर रही हैं। उसका कारण यह है कि जब से ये वाकया हुआ है पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है हॉट वॉर सिचुएशन में, और नेवी को भी, पाकिस्तान की नेवी ने भी 30 अप्रैल और 2 मई तक कुछ टेस्ट फायरिंग के नोटैम्स इशू किए थे और टेस्ट फायरिंग करी भी है। तो उसके जवाब में इंडिया ने बोला है कि अगर जब आप फायरिंग करते हो या आप एक्सरसाइज करते हो तो वो एक्सरसाइज में आप लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकते हो। तो हमने भी उनका एयरस्पेस बंद किया ताकि उनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत ना हो, वहां पे अपनी हरकतें शुरू कर दी। जैसे ग्राउंड पे मैंने बोला कि हमारी जो जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट उनकी कर दी हैं, उनके हिसाब से रेडी होके बैठे हैं, उनको अंडरस्टैंड टू कर दिया है। उसी तरह से जो एयरफोर्स है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वो जो रफेल्स हमारे जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बेसिकली उनकी रिएक्शंस देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अगर उनके पास जाते हैं, या उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नेचर ऑब्टेन करने के लिए पता चले कि उनके रेडार्स कहाँ पे हैं, उनके बाकी दूसरे जो सेंसर्स हैं वो कहाँ पे हैं, ताकि अगर हमको लड़ाई की नौबत आई तो उनको हम स्टैंड ऑफ जगहों से भी उनको ठोक सकें। उसके अलावा जो नेवी है, हमारी नेवी ने भी किया, उन्होंने एक अपनी मिसाइल टेस्ट करने का नोट टाइम दिया था।
हमारी नेवी ने उनसे सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स दूर, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे 4 गुना ज्यादा अपने वेसल्स को खड़ा किया और अपने 12 किस्म के जो मोस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं जो हमारे डीआरडीओ ने बनाए हैं या हमने बनाए हैं, जैसे हमारे पास एग्जॉस्टेड मिसाइल्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर एक बड़े एडवांस्ड लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और साथ में जो हमारे नए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से आए हैं, उन सब की इंटीग्रेटेड ड्रिल करके उनको बताने की कोशिश की है कि देखिए हम यहाँ पे आपका कराची ग्वादर का ब्लॉकेड कर सकते हैं। और ब्लॉकेड की जब मैं बात करता हूं उसमें 2 चीजें समझने की बात है। एक तो जब आप फायरिंग कर रहे हैं तो आप नो टाइम इशू करते हैं ताकि कमर्शियल शिपिंग को ये पता लगे कि देखिए अगर आप इस इलाके में आते हैं तो ख्याल रखिएगा यहाँ पे लाइव फायरिंग हो रही है और आपको नुकसान हो सकता है, तो और अगर आपको वो नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी अपनी है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर वो कमर्शियल शिपिंग फिर भी इलाके में आती है, वो सोचती है कि ये इलाका सेफ है, तो जब वो आने लगेंगे तो उनके जो इंश्योरेंस कॉस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब कि जो शिप कमर्शियल शिप आएगा इस इलाके में, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करके भेजती है शिप की भी या कार्गो की, वो उसकी कॉस्ट बढ़ा देगी। कॉस्ट बढ़ाने से वो अगर वो शिप मान लो पाकिस्तान बेस्ड है या पाकिस्तान बाउंड है या पाकिस्तान का कार्गो लेके आ रहा है तो पहुंच तो गया वो, हालांकि इंडियन नेवी ने उसको रोका नहीं क्योंकि हम उनको हाई सीज में या एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे 100% नहीं रोक सकते के मुताबिक। तो अगर उसको वो निकल भी आते हैं तो उनके गुड्स की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उनकी इकोनॉमी के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार होगा और उनके लिए इकोनॉमिकली एक बहुत ही जबरदस्त डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो उससे हमारा तो पर्पस सॉल्व हो गया। हम चाहते हैं कि वहां पे महंगाई बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े और जनता जो ऑलरेडी 300 रुपए किलो का आटा, 800 रुपए लीटर का पेट्रोल, 22 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट खरीद रही है, वो उनकी पहुंच से बाहर हो जाए और वो एकदम से सिविल वॉर के मोड में आ जाए इमरान खान की की पार्टी की लीडरशिप के अंडर और अटैक कर दे और विद्रोह कर दे वो अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगेंस्ट द सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट, ताकि पाकिस्तान इम्प्लोड करे और 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए। और ये हमने ऑलरेडी देखा है, जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था तो आपके फजलुल्लाह रहमान जो उनके घटक दल हैं, उनके पीटीआई के घटक दल हैं, उनके नेतृत्व में आके उन्होंने पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर के एक विंग के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के एक मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला किया। ये चीजें पाकिस्तान में पिछले 75 साल से अनहर्ड थी। ये कभी सुना ही नहीं था कि जनता मिलिट्री के अगेंस्ट भी हमला कर सकती है, बोल सकती है। हमला करना तो बहुत दूर की बात है। अब वो प्रेसिडेंट सेट है, अगर ये इसका मौका, और इमरान खान साहब ने अभी भी और कल सुबह बयान दिया है अगेंस्ट जनरल आसिफ मुनीर के, तो उन्होंने बोला है कि अगर उनको मौका मिलेगा कि जनता अगर इतनी बुरी हालत में आ जाएगी कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो जरूर करेगी। और ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो आपने देखा है बगलिहार का और सलाल का डैम में हमने जो पानी बंद किया है, तो ये मैंने कल खुद देखा है अखनूर में 15 फुट नीचे पानी नीचे गया हुआ है अखनूर में जनाब का। तो ये जब पंजाब में पानी नहीं पहुंचेगा और वहां पे जो पैदावार इस साल की फसल खराब हो जाएगी, और पंजाब में ऑलमोस्ट 70% वीट जो पाकिस्तान का है वो पंजाब प्रोविंस में आता है, और अगर वो वीट भी नहीं मिलेगा तो उनको वीट और महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उनके पास $8 बिलियन टोटल फॉरेन एक्सचेंज आज तक है, तो उसमें वो क्या वीट इंपोर्ट करेंगे, खाना पीना इंपोर्ट करेंगे, एमुनिशन इंपोर्ट करेंगे, वेपन्स इंपोर्ट करेंगे, क्या क्या इंपोर्ट करेंगे। तो उस चक्कर में सबसे ज्यादा जो मुश्किल में आएगी वो जनता आएगी, और जनता मुश्किल में आएगी तो जनता जरूर रोष करेगी। और लीडरशिप जो पीटीआई की ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मौका ढूंढेंगे कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को डिस्टेबलाइज करिए, आर्मी को अंडरमाइन करिए और आके सत्ता संभालिए। तो इस किस्म का जो सिनेरियो बन रहा है वो इंडिया ठीक स्टेप्स ले रहा है। एंड आई एम श्योर हमें आतंकवाद से वो पाकिस्तान के सोचेंगे कि हमें अपनी इम्प्लोजन करनी है या अपनी एनिहिलेशन करनी है, या पाकिस्तान को इंडिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करना है। बिल्कुल विजय जी, आप सेना में अपनी सेवाएं दे चुके, लेकिन जो आपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी जो आपने समझाई है इतने सही तरीके से, काबिल तारीफ है वाकई। विजय जी, एक और बड़ी चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप डिप्लोमेटिक तरीके से भी बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त ना एक डिसऑर्डर चल रहा है, और पाकिस्तान में कितना बड़ा डिसऑर्डर चल रहा है वो अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। कोई किसी की बात वहां पर मानने को तैयार नहीं है, और दुनिया में भी तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज को ले लीजिए, ऐसा ही एक माहौल चल रहा है। अब बाकी देशों का है डिसऑर्डर, पाकिस्तान में भी डिसऑर्डर, ऐसे में पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर है, अवाम सरकार के खिलाफ है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, सेना ने लगभग कंट्रोल ले ही लिया है। ऐसे में तो ये सबसे सही वक्त है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। देखिए, वक्त तो बहुत सही है, परंतु जो वर्ल्ड ऑर्डर की डिप्लोमेसी है
उसमें बहुत सारे पेच होते हैं। और अभी इस वक्त ओमनीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। पाकिस्तान की जो पास एक ही स्ट्रेंथ है वो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर के बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स हैं, उनके अपने अपने यहाँ पे सेल्फिश इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, हालांकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का जनरेटर है और वो उनके अपने कंट्रीज में भी इस्लामिक टेररिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है, पूरे यूरोप में फैल चुका है, अमेरिका इसको कंटेस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कंटेस्ट कर रहा है और कंट्रीज कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसके खिलाफ उनको सबको जाना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। परंतु कोई ना कोई उनका अपना मतलब वर्ल्ड डिप्लोमेसी स्टेज के ऊपर की वजह से, पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से वो उसको ऑल आउट नहीं करते हैं। परंतु फिर भी उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर, उससे काफी फर्क पड़ रहा है। परंतु फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, तो कोई दूसरा कंट्री हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, बल्कि कंट्रीज लाइक चाइना जो आउटराइटली पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सीपैक को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने सीपैक में $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका उनको रिटर्न चाहिए, तो वो इसलिए उसको पाकिस्तान को बचाएंगे। परंतु पाकिस्तान के जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनका जो खैबर पख्तूनवा के लोग टीटीपी के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, सिंध के लोग पानी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और अभी एक नया सैराकी रीजन जो आपने सुना होगा, 2-4 दिन पहले आपको बताया गया था कि एक सैराकी रीजन है, मुल्तान, देरावाली और ये सारे इलाकों को मिला के, यानी कि साउथ ईस्ट खैबर पख्तूनवा, नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान और साउथ वेस्ट पंजाब। तो ये जो एक 5वां प्रोविंस जो ऑलरेडी मांग 1960s में भी आई थी, उन्होंने भी अपना सिर उठा लिया है। और इस इकोनॉमिक बदहाली और पानी की किल्लत के बाद अगर इमरान खान की जो पार्टी है, अगर उन्होंने लोगों को भड़काया या इस मुकाम पर लाया कि वो बगावत करने को तैयार हो जाए, तो पाकिस्तान अपने आप अंदर से इम्प्लोड कर जाएगा और 5 डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ जाएगा। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये होगी कि भाई जो हमारे इंडिया की प्रॉब्लम मोरलेस जो आतंकवाद की है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। परंतु यहाँ पे एक पेच और है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। अब इनके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ कहाँ पे हैं? अब वो अगर न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान इम्प्लोड होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा? क्या वो जिहादियों के हाथों में पड़ जाएंगे, या अभी भी कोई रेडिकलाइज्ड थिंकिंग वाला बंदा आके पाकिस्तान की सत्ता संभाल लेगा, या कोई सिविल वॉर हो जाती है, या इंडिया अटैक करता है? तो ये सब सिचुएशंस हैं, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी देखना बहुत जरूरी है। और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया हुआ है बहुत पुराना, वो उनकी सारी सेफ्टी और ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी है वो अभी भी अमेरिका के पास है। तो अमेरिका और न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है, और क्योंकि वो फैले हुए हैं तो वो हो सकता है कि उसको इम्प्लोड होने से बचाए। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे पास सोवियत यूनियन का एक प्रेसिडेंस भी है जो न्यूक्लियर कंट्री था, वो फिर भी टूटा इनटू 15 डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें हमने देखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम अपने कार्ड्स को कैसे खोलें। तो हमने एज पर द सिचुएशन रिएक्ट करना है, एज पर द सिचुएशन अपना रिस्पॉन्स देना है, ताकि हमारा जो एंड गोल है स्टॉपिंग द टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान सॉइल टुवर्ड्स इंडिया एंड कश्मीर मामला वंस फॉर ऑल। तो ये अचीव करने के लिए हमें बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और सही समय पर अपने तुरप के को बाहर भी निकालना होगा। बहुत शुक्रिया विजय सागर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।